हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जी हाँ, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने से कोई रेंटल इनकम जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा। पहले तो क्या होता था, कोई कॉमर्शियल पर्पस होता था, कोई प्रॉपर्टी का कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई रेंटल जनरेट होता था, उसके ऊपर तो जीएसटी चार्ज किया ही जाता था। बट अब इस दायरे के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी कवर कर लिया गया है। इसके ऊपर ऑलरेडी ही सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और वो जो नोटिफिकेशन है वो इफेक्टिव हो चुका है 18 जुलाई 2022 से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो जो रेट चार्ज किया जाएगा जीएसटी का, वो क्या रेट रहेगा, इसका स्कोप क्या रहेगा, कौन कौन से पर्सन इसके अंदर कवर होंगे, किन किन पर्सन को इससे एग्जम्प्टेड रखा गया है। तो ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी समझाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपको बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 18 जुलाई 2022 से इफेक्टिव हो चुका है। तो 18 जुलाई 2022 के बाद अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उससे कोई रेंट आ रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। बट मैं इस नोटिफिकेशन के आने से पहले की बात कर लेता हूँ। इससे पहले क्या होता था कि एक ओल्ड नोटिफिकेशन था 9/2017, उसके अकॉर्डिंग जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती थी उससे कोई रेंटल इनकम जनरेट होती तो उसी के ऊपर जो है जीएसटी की पेमेंट की जाती थी। बट कोई किसी भी तरीके का जो जीएसटी है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग पे या जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी होती थी उससे कोई रेंट जनरेट होता था उसके ऊपर नहीं लगता था। और उसके अंदर जो लैंडलॉर्ड होता था, ओनर होता था, और जो टेनेंट होता था, किराएदार होता था, चाहे वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो कहने का मतलब ये है, इस नोटिफिकेशन के आने से पहले अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर होती थी और उससे कोई रेंटल इनकम जनरेट होती थी तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का जीएसटी नहीं लगता था। इससे पहले सिर्फ जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती थी उससे जो रेंट इनकम जनरेट होती थी उसी के ऊपर जीएसटी लगाया जाता था। बट इस नोटिफिकेशन के आने के बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी कवर कर लिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बताता चलूँ आपको, क्या होता है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी कब होता है। सपोज़ आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपका जो टर्नओवर है सर्विस का वो अगर 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है सर्विसेज के केस में, और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं जहाँ पे आप कोई गुड्स की सेल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उस केस में जो सेल्स है आपकी या टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है। तो इन दो सिचुएशंस के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर ये जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेना आपको कंपलसरी होता है तब ये दो लिमिट्स आप क्रॉस कर लेते हैं। सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपए और सेल्स के केस में, गुड सेल्स के केस में 40 लाख रुपए। तो ये मैं आपको एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैंने दी है क्योंकि इसी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमारी डिपेंड रहेंगी कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड बंदा कब होता है या पर्सन कब रजिस्टर्ड होता है, कब नहीं होता है। तो ये हमारी लिमिट्स हैं, ये मैंने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी है। तो चलिए एक बार हम डिटेल में अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल रेंट। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कोई रेंट जनरेट हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो इसके लिए नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि 18 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन आ चुका है। जो नोटिफिकेशन का नंबर है वो 5/2022 है और इसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, देखिए हाईएस्ट रेट चार्ज किया गया है सीबीआईसी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा 18% के हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो यहाँ मैंने 5 या 6 केस ले लिए हैं। उन 5 या 6 केस को जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वन बाय वन तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने एक मिस्टर ए हैं, ओनर हैं, जो कि लैंडलॉर्ड भी आप बोल सकते हैं, उनको ले लिया है, जो कि सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, मीन्स जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहे हैं। और एक दूसरा पर्सन मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया है मिस्टर बी, जो कि टेनेंट है, किराएदार है, या जिसको हम बोल सकते हैं वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है। तो ये 2 पर्सन ही मैं सारे केसेस में लेके चलूँगा। मिस्टर ए जो होंगे वो लैंडलॉर्ड होंगे, मीन्स मकान मालिक होंगे, और जो मिस्टर बी होंगे वो किराएदार होंगे, मीन्स वो टेनेंट होंगे। तो पूरे एग्जांपल में हम मिस्टर ए और मिस्टर बी कह के बात करेंगे तो आप इसे आइडिया लगा लेना। मिस्टर ए जो है वो लैंडलॉर्ड हैं और मिस्टर बी टेनेंट हैं। तो पहला केस जो मैंने लिया है, मैंने उसमें आपको बताया है कि जो मिस्टर ए हैं वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, लैंडलॉर्ड हैं जो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। और जो मिस्टर बी हैं जो किराएदार हैं उन्होंने भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कब लेते हैं वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है। 20 लाख की लिमिट क्रॉस कर जाती है तो कंपलसरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना, और गुड्स की सेल परचेज होती है तो 40 लाख। वो मेरा पर्पज़ वहाँ बताने का आपको यही था। अब जो मिस्टर ए हैं उन्होंने अपना एक रेजिडेंशियल फ्लैट है उनका, उन्होंने एक किराए पे चढ़ाया हुआ है मिस्टर बी को, और जो मिस्टर बी इसको यूज़ कर रहे हैं वो अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में देखिए जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी। तो इस केस में जो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा वो जो रिसिपिएंट हैं टेनेंट मिस्टर बी,
तो जो टेनेंट है मिस्टर बी, इस केस में वो लाइबल हो जाएंगे जीएसटी की पेमेंट करने के लिए आरसीएम बेसिस पर। और यहाँ पर उनको इनपुट का जो जीएसटी वो पेमेंट करेंगे उसको इनपुट का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो यूज़ है इस रजिस्ट्रेशन फ्लैट का वो पर्सनल यूज़ है, उन्होंने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए लिया हुआ है। तो देखिए इस एग्जांपल में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। सपोज़ करें जो मिस्टर ए हैं वो सपोज़ करें वो रेंट जो लेते हैं मिस्टर बी से वो 1 लाख रुपए महीना लेते हैं। तो अब क्या होंगे, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के ऊपर इनवॉइस रेज कर देंगे 1 लाख रुपए का, बस उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो मिस्टर बी की है, टेनेंट की है, और वो आरसीएम में कवर होते हैं। तो वो सिंपली उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनवॉइस रेज कर देंगे। अब मिस्टर बी क्या करेंगे, देखिए मिस्टर बी क्या करेंगे, अभी यहाँ मैं टीडीएस के प्रोविजन आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे तो मिस्टर बी यहाँ पर टीडीएस काट के उनको पेमेंट करेंगे, बट यहाँ मैं अपने एग्जाम्पल को सिंपल ही रखूँगा। तो मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी क्या करेंगे, जो मिस्टर ए हैं उन्हें रेंट का पेमेंट कर देंगे 1 लाख रुपया, और जो जीएसटी होगा 18%, 18,000 वो उस केस में बन जाता है, वो सीधा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होते हैं। तो मिस्टर जो बी है टेनेंट है उनकी जेब से अब 1,18,000 रुपये जाएगा इस प्रोविज़न के एप्लीकेबल होने के बाद, इस नोटिफिकेशन आने के बाद। अदरवाइज़ वो केवल 1 लाख रुपए की पेमेंट ही करते, बट इसके आने के बाद उनके ऊपर 18,000 का बर्डन बढ़ गया है टेनेंट के ऊपर, जो कि मिस्टर बी हैं। तो 1 लाख रुपया तो वो पे कर देंगे मिस्टर ए को जो कि लैंडलॉर्ड हैं, और जो 18,000 रुपये हैं वो पे कर देंगे वो गवर्नमेंट को, और इसके लिए उनको कोई इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ये रेजिडेंशियल हाउस जो उन्होंने लिया है, फ्लैट लिया है, वो पर्सनल पर्पज़ के लिए लिया है। तो देखिए ये मेरा केस 1 था। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ केस 2। यहाँ पर जो मिस्टर ए हैं वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मीन्स इस केस में जो मिस्टर ए हैं लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, बट जो मिस्टर बी हैं टेनेंट हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जीएसटी के अंदर। यहाँ पर भी जो नेचर ऑफ हाउस है वो रेजिडेंशियल फ्लैट किराए पे लिया हुआ है मिस्टर बी ने, और यहाँ पर भी उन्होंने वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर भी सेम वही केस हो जाएगा। यहाँ पर भी जो मिस्टर बी हैं टेनेंट है वो लाइबल हो जाएंगे जीएसटी की पेमेंट के लिए आरसीएम बेसिस पे, और यहाँ पर भी देखिए उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल यूज़ है। तो देखिए दोनों एग्जांपल में जो चेंज था वो केवल चेंज ये था कि फर्स्ट एग्जांपल में जो मिस्टर ए थे वो रजिस्टर्ड पर्सन थे, और इस एग्जांपल में अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो इस नोटिफिकेशन का जो पूरा फोकस है वो टेनेंट के ऊपर है, या आप बोल सकते हैं रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के ऊपर है। मीन्स जो टेनेंट है उसके ऊपर इस नोटिफिकेशन का फोकस है, उसको जो लैंडलॉर्ड है उससे लेना देना नहीं है। मीन्स अगर आपका जो टेनेंट है अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको जो है आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 18%। जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो केस 2 भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके साथ केस 3 डिस्कस करता हूँ। देखिए केस 3 के अंदर जो मिस्टर ए हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो मिस्टर बी हैं वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, और यहाँ जो नेचर ऑफ हाउस है वो रेजिडेंशियल फ्लैट है। बट यहाँ देखिए यूज़ चेंज हो गया। अब वहाँ पर जो यूज़ था फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में जो यूज़ था वो रेजिडेंशियल यूज़ था। मींस जो फ्लैट यूज़ किया जा रहा था मिस्टर बी के द्वारा वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा था। बट यहाँ उनकी एक्टिविटी चेंज हो गई है। यहाँ पर जो मिस्टर बी है उन्होंने इस फ्लैट का यूज़ किया है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। हो सकता है वो कोई अपना यहाँ पर काम शुरू कर दिया हो, कोई फ़ोटोशूट का काम शुरू कर दिया हो, या किसी तरीके की वो सर्विसेज देना शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कॉमर्शियल यूज़ के लिए इस रेजिडेंशियल फ्लैट का यूज़ किया। तो क्योंकि यहाँ पर भी मिस्टर बी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर टेनेंट जो है या रिसिपिएंट ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी तो उसको ही पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम बेसिस। तो यहाँ पर भी वही है, जो मिस्टर बी है टेनेंट है जीएसटी उनके ऊपर ही एप्लीकेबल हो जाएगा, और आरसीएम बेसिस पे उनको जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। बट यहाँ एक छोटा सा चेंज ये आ गया कि अब इस केस में उनको जो है इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा। देखिए इनपुट क्रेडिट यस कर दिया है। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो रेजिडेंशियल फ्लैट का यूज़ है वो चेंज कर दिया है। उन्होंने इस रेजिडेंशियल फ्लैट को कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो इस लिए उनको जो इनपुट क्रेडिट उन्होंने पे किया है आरसीएम के अंदर उसका इनपुट क्लेम हो जाएगा। तो देखिए मैंने 3 सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करी। तीनों ही सिचुएशंस के अंदर जो मिस्टर बी थे वो रजिस्टर्ड पर्सन थे, उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था टेनेंट ने। तो तीनों ही केसेस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मिस्टर बी की ही बनती है कि वो जीएसटी आरसीएम के अंदर डिपॉजिट करवा दें गवर्नमेंट को। बट जब उन्होंने रेजिडेंशियल हाउस का जो यूज़ करना है उसके यूज़ को चेंज कर दिया, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल में आ गए, तो उनको इनपुट का क्रेडिट मिल गया। सिर्फ यही एक छोटा सा चेंज आया है। तो चलिए 3 केस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि ये तीनों केस आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। तो चलिए अब मैं आपके साथ एक 4th केस ही यूज़ कर लेता हूँ। देखिए 4th केस के अंदर जो मिस्टर ए हैं वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जो मिस्टर बी हैं टेनेंट
वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई है। यहाँ फर्स्ट टाइम मिस्टर बी जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है। तो नेचर ऑफ हाउस सेम रेजिडेंशियल फ्लैट, क्योंकि हम ये पूरा डिस्कशन ही हमारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो इसलिए नेचर ऑफ हाउस रेजिडेंशियल फ्लैट ही रहेगा। अब यहाँ पर भी उन्होंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया है। देखिए यहाँ जीएसटी की एप्लीकेबल, नो जीएसटी बाई एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा जीएसटी को नहीं चार्ज किया जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो मिस्टर बी हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इनके ऊपर तो एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 5/2022 जो कि 18 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एप्लीकेबल ही तभी होगा टेनेंट के ऊपर जब वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो। अब जो बहुत सारे लोगों को ये डाउट थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी एक डाउट था, क्या सैलरीड पर्सन जो कंपनीज़ में होते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, वो रेंट पे रहते हैं, क्या उनको भी जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस वाले पॉइंट से क्लैरिटी हो जाती है। अगर आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ तो आपके ऊपर ये जो जीएसटी का रूल है, ये जो जीएसटी के अंदर नया चेंज आया है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ये आपके ऊपर एप्लीकेबल तभी होगा जब एज ए टेनेंट आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो तो कंपनी में काम करते हैं, तो वो तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते नहीं हैं, तो इसलिए उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, वो जनरली क्या होता है, गेस्ट हाउस वगैरह किराए पर लेके रखती हैं, रेंट पर लेके रखती हैं, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह आते रहते हैं, उनका हेड ऑफिस कहीं और होता है, फैक्ट्री कहीं और होती है, तो उस केस में उन कंपनीज़ को गेस्ट हाउस किराए पर लेना पड़ता है, रेंट पर लेना पड़ता है। तो वो जो कंपनीज़ होती हैं जनरली वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, तो इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं वो आरसीएम के अंदर कवर हो जाएंगी और उनके ऊपर जो ये जो जीएसटी का रूल है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट में मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से पर्सन जो हैं इसके स्कोप में आएंगे, कौन नहीं आएंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि आप एज ए टेनेंट अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर आप नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी एज ए टेनेंट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो इसलिए टेनेंट तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा नहीं, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता नहीं है। अब रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपने जो मकान को दे रहा है, अपने फ्लैट को जो दे रहा है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं दे रहा है। तो इसलिए रजिस्टर्ड पर्सन भी अपना इनवॉइस रेज करेगा, उसके अंदर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो चलिए अब हम फिफ्थ पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या है, यहाँ पर भी जो ए है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेजिडेंशियल फ्लैट है। आप देखिए यहाँ पर यूज़ मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर यूज़ मैंने कॉमर्शियल कर दिया है। फोर्थ पॉइंट में जो यूज़ था सारी चीज़ें सेम है, बस फोर्थ पॉइंट में जो यूज़ था वो रेजिडेंशियल था, बट जो फिफ्थ पॉइंट है वहाँ पर यूज़ जो है वो कॉमर्शियल हो गया है। तो जीएसटी यहाँ पर भी टेनेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। टेनेंट जो है केवल एक ही सिचुएशन में जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होता है जब वो रजिस्टर्ड हो। तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो ये तो क्लियर हो गया कि मिस्टर बी जो है वो जीएसटी पे नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर ए की, जो कि लैंडलॉर्ड हैं। अब इस केस में जो लैंडलॉर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो फ्लैट दिया है वो कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है रेजिडेंशियल फ्लैट, बट जो टेनेंट है वो यूज़ कर रहा है इसको कमर्शियल पर्पस के लिए। तो अब इस केस में जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था 09/2017, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो रेजिडेंट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर तो रेंट लगता ही था। तो यहाँ पर भी अब जो मिस्टर ए हैं वो जो इन्वॉइस रेज करेंगे, सपोज उनका 1 लाख रुपये महीने का रेंट है, तो वो जो रेज करेंगे इन्वॉइस 18% जीएसटी लगा के करेंगे। तो कहने का मतलब ये है वो जो टोटल इन्वॉइस रेज करेंगे 1.18 लाख का इन्वॉइस रेज करेंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं बात बोलूँ तो जो मिस्टर बी है यहाँ पर भी जीएसटी की पेमेंट तो उनको ही करनी पड़ी। ऊपर वाले केसेस में रिवर्स चार्ज के केसेस में करनी पड़ रही थी उनको, और यहाँ पे जो उनको पेमेंट करनी पड़ रही है वो इनडायरेक्ट वे में करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मिस्टर ए है वो तो टोटल 1.18 लाख का इन्वॉइस उनके ऊपर रेज कर देंगे, और जो मिस्टर बी है उनको 1.18 लाख सारा ही मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी सिचुएशन मैंने डिफरेंट कर दी थी, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। और जो जीएसटी लगेगा देखिए यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया है, सप्लायर मिस्टर ए में जो लैंडलॉर्ड है वो चार्ज करेंगे जीएसटी को अपने इनवॉइस के अंदर। तो ये 5वीं सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। चलिए अब हम अपनी लास्ट सिचुएशन को देख लेते हैं। लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, सपोज करें आपका जो मिस्टर बी है जो टेनेंट है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, बट वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन तो है, बट रजिस्टर्ड पर्सन तो है,
तो यहाँ पर भी वो जो सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई थी कि जो टेनेंट है अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो जीएसटी उसको ही पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो जाती है। बेशक वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है बट रजिस्ट्रेशन उन्होंने लिया हुआ है टेनेंट ने, तो वही नेचर ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट है, यूज़ जो है रेजिडेंशियल है। तो सिमिलरली यहाँ जो मिस्टर बी हैं टेनेंट हैं वो लाइबल हो जाएंगे जीएसटी की पेमेंट करने के लिए आरसीएम बेसिस पे, और यहाँ पर भी उनको किसी भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि जो हाउस वो यूज़ कर रहे हैं, फ्लैट यूज़ कर रहे हैं, वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली मैंने आपके साथ 6 एग्जाम्पल डिस्कस किए और इन एग्जाम्पल में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। अब फाइनली एक मैंने क्रक्स आपको बता देता हूँ, एक मैंने चार्ट तैयार कर लिया है इन 6 पॉइंट के बेसिस पे। उसमें मैंने क्रक्स आपको यही बताया है, यहाँ मैंने रिसिपिएंट ऑफ सर्विस को ही टॉप में रखा है, टेनेंट को ही रखा है मिस्टर बी को, क्योंकि इस जो नोटिफिकेशन का पर्पस है वो कवर करना है टेनेंट को। तो जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, जो टेनेंट है, उसके ऊपर ही मेनली इस नोटिफिकेशन का फोकस है। तो जो मिस्टर बी है टेनेंट है, अब उनकी 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं जीएसटी के अंदर, या फिर उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा होगा। अगर उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा फिर तो वो पेमेंट करने के लिए लाइबल रहेंगे जीएसटी की अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उनको जीएसटी की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो बट दूसरे केसेस में अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं तो यहाँ अनरजिस्टर्ड के केस में उनको डायरेक्टली तो वो लाइबल नहीं है जीएसटी की पेमेंट करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो हो सकते हैं। वो मैंने आपको केस 4 और केस 5 में ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, आप केस 4 और केस 5 को देख लीजिए। अब जब वो रजिस्टर्ड के केस में तो वो 100% पेमेंट करने के लिए लाइबल होंगे। तो इसके लिए पॉइंट 1, 2, 3 एंड 6 आप देख सकते हैं, उन चारों ही पॉइंट्स में जो ये लाइबल हैं अंडर आरसीएम के तहत पेमेंट करने के लिए। अब ये तो बात हो गई, उन्होंने जीएसटी की पेमेंट कर दी अंडर आरसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जो वो पेमेंट कर रहे हैं जीएसटी की आरसीएम के अंदर, उसका इनपुट क्रेडिट उनको मिलेगा? तो इसकी भी 2 आंसर हो सकते हैं, येस हो सकता है, नो हो सकता है। अब जो रेजिडेंशियल फ्लैट उन्होंने रेंट पे दिया था जिसके लिए वो रेंट पे कर रहे हैं, तो उसका इनपुट उनको मिल सकता है यदि वो जो उन्होंने यूज़ किया उस फ्लैट का या उस रेजिडेंशियल हाउस का, उन्होंने उसका यूज़ किया कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो वो इनपुट क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। बट अगर उन्होंने उस रेजिडेंशियल फ्लैट का यूज़ अपने पर्सनल यूज पर्पज़ के लिए किया, अपने रहने के लिए किया, तो उस केस में उनको उनका इनपुट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है और मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है कि कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन से पर्सन कितने % इस पर टैक्स लगेगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है आपके माइंड में इसको लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.